Welcome dear students, this lecture is based on cell structure and its organization. Superb topic we have, but before that we should know what cell is. So let me define first cell, structural and functional unit. इसको आप ऐसे ही simplified way से define कर सकते हो. What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. ठीक है ना? तो ये life का fundamental unit होता है structural and functional unit of course. अगर आपको सेल को ऑब्जर्व करना है तो आपके पास होना चाहिए मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट ऑब्जर्व सेल विद नेकेड आइज. तो माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? अ काइंड ऑफ मैग्नीफायर विच मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है ना? तो माइक्रोस्कोप ये खास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हो और उसको स्टडी कर सकते हो. राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के माइक्रोस्कोप्स हम यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल बहुत ही फैमिलियर माइक्रोस्कोप होते हैं आपके, जैसे कि सिंपल, जैसे कि कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. गॉट इट? सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें आप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हो अप टू 50 to 100 टाइम्स. ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है 50 to 100 टाइम्स. ओके, तो ये मैग्निफिकेशन हेल्प करता है टू स्टडी. बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 1000 टाइम्स. दैट्स ग्रेट. 1000 टाइम्स much better than simple microscope. But here light beam is used to magnify the object, to observe the object. That's called light microscope. But here electron microscope can magnify the object up to 5 lakh times. Extraordinary magnification power offered by electron microscope. तो electron microscope 5 लाख टाइम्स ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा, जिससे कि आप उसको काफ़ी आसानी से स्टडी कर पाओगे. ओके, तो अगर हमें वायरस को स्टडी करना है तो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं है. वायरसेस को ऑब्जर्व करना पॉसिबल है बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बैक्टीरिया को स्टडी करना है, माइकोप्लाज्मा स्टडी करना है, या फिर यूकैरियोटिक सेल में इंटरनली स्टडी करना है. ओके, तो हमें नीड होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कैन प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर साइटोलॉजी. तो जैसे जैसे आप एवोल्यूशन करोगे इस माइक्रोस्कोपी में, वैसे वैसे बेटर नॉलेज आपको मिलेगा ऑफ सेल. ओके, so as far as microscopy research is concerned, it is directly proportional to the research of cytology और सेल बायोलॉजी भी आप उसको कह सकते हो. ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट सम इनिशियल वर्क रिगार्डिंग सेल. तो थोड़ा डिस्कवरी के बारे में समझ लेते हैं. वी शुड ऑफर सम क्रेडिट टू रॉबर्ट हुक हु ऑब्जर्व सेल फर्स्ट एवर. तो रॉबर्ट हुक ने पहले डेड सेल स्टडी किए. ओके, कॉर्क सेल स्टडी किए, जो इस टाइप के हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स उन्हें दिखाई दिया. ओके, ये देख सकते हो आप. सच हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर वाज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ओके, देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप से इस तरह के हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए, कॉर्क सेल्स, जिसमें कि ये बाहर की सेल वॉल है. ओके, बट डेड सेल्स होने की वजह से यहाँ पे साइटोप्लाज्म वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया. ओके, सो सच एम्प्टी कंपार्टमेंट्स वर ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, and those empty compartments in Latin called cellula, and from cellula he used the term cell first ever, and that's how it is so popular right now. ठीक है ना? अभी ये कितना important term है cell. ओके, तो ये cell cellula से आया है, इसका मीनिंग होता है empty compartments. ओके, बट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व एक्चुअली डेड सेल्स. ठीक है ना? उन्होंने सेल वॉल ऑब्जर्व की है. बट यहाँ पे क्रेडिट हमें देना चाहिए to Leeuwenhoek, who observed first ever living cell like bacterial cell, like sperm cell, okay, like protozoan cells. तो Leeuwenhoek ने पहली बार ऑब्जर्व किए हैं लिविंग सेल्स by his own invented microscope again. ठीक है ना? तो इस तरह ये क्रेडिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हमें मिलेगा व्यू ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ठीक है ना? तो हम समझते हैं कुछ जनरल डिटेल्स ऑफ सेल. सेल के कुछ जनरल डिटेल्स समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए साइज. एज फार एज साइज इज कंसर्न,
सेल शोज ग्रेट वैरायटी इन इट्स साइज। ओके, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे सिंपलेस्ट और छोटा सेल माना गया है, हैविंग साइज 0.3 माइक्रोमीटर। देखिए कितना छोटा साइज है, 0.3 माइक्रोन। ओके, 0.3 माइक्रोन, बहुत ही सिंपल छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल। फिर इंटरमीडिएट सेल्स में आप ले सकते हो बैक्टीरियल सेल। तो जो बैक्टीरियल सेल होता है उसका एवरेज साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर आपको दिखाई देगा। 3 to 5 माइक्रोमीटर ये होता है बैक्टीरियल सेल, राइट। अगर आप देखोगे नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल तो इसमें काफी वेरिएशन आपको मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में ये 10 माइक्रोमीटर से लेकर तो आपको 100 माइक्रोमीटर तक दिखाई देगा, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। बट इफ यू ऑब्जर्व ऑस्ट्रिच एग, ये जो ऑस्ट्रिच एग है इसका साइज 15 सेंटीमीटर्स, बहुत ही बड़ा है सेल। एक सेल होता है जो कि गैमेट है, इसीलिए इसको सेल कंसिडर करना है। ओके, सो हियर ऑस्ट्रिच एग 15 सेंटीमीटर लार्जेस्ट सेल, ठीक है, सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट सेल की बात होगी तो न्यूरॉन लिखना पड़ेगा आपको, बट यहाँ पे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, ठीक है, वायरस इनसे भी छोटे होते हैं बट वायरस सेल नहीं है, राइट। दैट्स हाउ फॉर कंपैरिजन यू कैन रिमेंबर viruses are so much small, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, इतने छोटे होते हैं वायरसेस। ओके, तो साइज में काफी वेरिएशन आपको दिखाई देगा। एज फार एज साइज ऑफ सेल इज कंसर्न, देयर इज अ ग्रेट वैरायटी, डाइवर्सिटी। तो अब हम समझते हैं शेप के बारे में। व्हाट अबाउट शेप ऑफ सेल? तो सेल्स हमें वैरायटी ऑफ शेप्स में मिलते हैं। सेल में भी स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है, ओवल भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, राइट, या फिर वो इरेगुलर शेप का शेपलेस स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सो ग्रेट वेरिएशन इज देयर इन शेप एज वेल। तो साइज हो, शेप हो या फिर कलर हो, ठीक है, कलर जैसे कि आरबीसी रेड कलर के होते हैं, डब्ल्यूबीसी कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कैसी होती है, वेरिएबल, इट मीन्स दे वेरी इन साइज, शेप्स एंड कलर्स। ओके, बहुत सारा वेरिएशन इसमें आपको दिखाई देता है, राइट। बट अगर उसका स्ट्रक्चर समझा जाए तो हमें दो टिपिकल सेल को पढ़ना होगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। लेकिन जो जनरल आइडिया हमें दी है अबाउट सेल उसको कहा जाता है दी सेल थियरी, और जिसका मॉडर्न वर्जन है उसको कहा जाता है दी मॉडर्न सेल थियरी, ठीक है, मॉडर्न सेल थियरी। तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, मॉडर्न सेल थियरी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो इसमें आपको 3 डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल समझना होगा। तो देखिए, द ग्रेट जर्मन साइंटिस्ट मैथियस श्लिडेन, ठीक है, जर्मनी। इन्होंने सबसे पहले आप कह सकते हो जनरल आइडिया हमें प्रोवाइड की अबाउट सेल। इसी के साथ साथ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटेन, थियोडोर श्वान, ठीक है, इनका जनरल जो आइडिया था उसी को कहा जाता है सेल थियरी। बट इसमें एक खास पॉइंट का एडिशन ये थर्ड साइंटिस्ट ने किया है, उनका भी नाम यहां मेंशन कर देते हैं, दैट इज रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने इसमें एक पॉइंट खास ऐड किया है और वो है ईच एंड एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट, उसको इस तरह भी कहा जाता है, दैट इज ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, ठीक है, इस तरह उसको लिखा जाता है। बट इसका मीनिंग है कि हर सेल ये प्रीवियस प्रिमिटिव सेल से आता है, ऑटोमेटिक सेल नहीं आता है, ठीक है ना। सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस तरह ये मॉडर्न सेल थ्योरी बन जाती है बाय अटेम्प्ट्स ऑफ श्लिडेन, श्वान एंड वर्चो, ठीक है। इनका जो हाइपोथेसिस है उसको हम समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी। तो देखते हैं वन बाय वन पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
living organisms are made up of cells. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सेल से बने होते हैं. बहुत ही सिंपल और जनरल पॉइंट आप देख सकते हो. दूसरा पॉइंट, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. देखिए हर सेल कहाँ से आता है? हर सेल पुराने सेल से आता है जो पहले से अवेलेबल होना चाहिए, नॉट स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक. ठीक है. सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रुडोल्फ वर्चो ने ऐड किया है. आप समझ गए होंगे. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हो कि है. ठीक है. सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट. all metabolic activities of an organism actually occurs inside the cell. Those metabolic activities are intracellular. ठीक है ना. तो जो एक्टिविटीज सेल में होते हैं वही एक्टिविटीज ओरिजिनली ऑर्गेनिज्म के होते हैं. ये चीज आप यहाँ समझ सकते हो. सिमिलरली सेल में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का पावर होता है. ओके. सेल ट्रांसफर एनर्जी. सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल बाय सेल. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. ये पॉसिबल होता है सेल से. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरिड आउट बाय सेल. सेल ये एनर्जी ट्रांसफर करने में मेन रोल प्ले करता है. और सिमिलरली सेल पोजेस जेनेटिक मटेरियल. ओके. सेल पोजेस न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल आप लिख सकते हो यहाँ पे. जेनेटिक मटेरियल. हर सेल में अपना यूनिक जेनेटिक मटेरियल होता है जो आप कह सकते हो डीएनए आरएनए के फॉर्म में होता है. ठीक है. डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड. और कुछ सेल्स में खास पोटेंशियल भी होता है जिसको आप कह सकते हो सम सेल्स आर टोटीपोटेंट. कुछ सेल्स कैसे होते हैं? टोटीपोटेंट होते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं टोटीपोटेंसी क्या है. बिफोर दैट लेट मी रिकैप रिवाइज ऑल दोस पोस्टुलेट्स. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. तो इन सब का कहना है कि सारे ऑर्गेनिजम्स ये सेल से बने हैं बेसिकली. ठीक है ना. और दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि जो सेल है उसका जो रिप्रोडक्शन हुआ एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल. तीसरी चीज यहाँ पे कही गई है डेफिनेशन. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फिर हमने कमेंट किया है अबाउट इट्स यूनिकनेस. ठीक है ना. सेल के बारे में कहा गया है कि उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का पावर है, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और सारे एक्टिविटीज जो सेल करता है ओके इनडायरेक्टली वही एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म करता है. All the metabolic activities of an organism are actually occurs within cell. तो ये काफी important postulates है. General ideas regarding cells first ever published in the form of cell theory. इसमें आप चीज एक याद रखिए टोटीपोटेंसी. Some cells are totipotent. तो ये टोटीपोटेंसी क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं. So this concept was actually explained by Haberland during work of tissue culture, right? तो ये जो कॉन्सेप्ट है टोटीपोटेंसी का इसका सिंपल मीनिंग होता है सेल का एक खास पोटेंशियल पावर एबिलिटी ऑफ सेल टू प्रोड्यूस एनी अदर टाइप ऑफ सेल और इवन एंटायर ऑर्गेनिज्म. जब एक सिंगल सेल से हमें कंप्लीट प्लांट मिल जाए, कंप्लीट एनिमल मिल जाए ओके ऐसे सेल को आप कह सकते हो टोटीपोटेंट सेल. एंड फेनोमेना इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी. ठीक है ना. ऐसे सेल्स को क्या कहा जाएगा? टोटीपोटेंट सेल. और ये प्लांट में काफी कॉमनली मिल जाते हैं. प्लांट का हर लिविंग सेल जो पेरेन्काइमेटस है या फिर मेरिस्टेमेटिक है वो होता है टोटीपोटेंट. ह्यूमंस में भी आप देख सकते हो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं राइट या बोन मैरो सेल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो एम्ब्रियो के अर्लियर स्टेज के जो सेल होते हैं राइट उन सबको स्टेम सेल या टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है. क्योंकि अगर कोई सेल ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अदर टाइप ऑफ सेल ठीक है
when cell transform itself to any other type of cell or capable in production of whole organism is called टोटिपोटेंट सेल, या फिर उस कॉन्सेप्ट को आपने कहना है टोटिपोटेंसी। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे हमें समझना होगा सेल के दो मेजर टाइप्स। ठीक है, तो सेल के जो टाइप्स होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल प्रिमिटिव सेल माना गया है, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल बहुत ही मॉडर्न और टिपिकल सेल माना गया है, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, ह्यूमन सेल ऑफ कोर्स, राइट। तो प्रिमिटिव सेल में आप देखोगे प्रोकैरियोटिक में, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस, राइट, विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हमें नहीं मिलते। ठीक है, साइज में भी छोटे होते हैं, एक्टिविटीज में इंफीरियर होते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स आर highly developed, okay, have double membranous nucleus, double membrane bond cell organelles like mitochondria, chloroplast, endoplasm, reticulum, Golgi apparatus, okay, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें होती है और वो कॉम्प्लेक्सिटी में भी काफ़ी मॉडर्न होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।